नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, रेड फोर्ट अटैक केस से संबंधित एक बड़ा अपडेट आया है और अपडेट यह है कि राष्ट्रपति महोदया ने आतंकी मोहम्मद आरिफ, या जिसका नाम अशफाक भी है, उसके जो फांसी की सजा उसको दिया गया था, उसने प्रेसिडेंट के समक्ष दया याचिका दायर किया था कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन इसको राष्ट्रपति महोदया ने खारिज कर दिया है। यानी कि आप मान के ऐसा चल सकते हैं कि अब उसे फांसी मिलना लगभग तय है, यदि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट कुछ दखल अंदाजी नहीं करती है तो हम यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा केस क्या है। लगभग 24 साल पुराना केस है और अब जाकर के इसमें मामला यहाँ तक पहुँचा है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की क्या शक्तियाँ होती है, उसके बाद यदि राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या इस तरह के कुछ केसेस हैं, उसकी केस स्टडी भी हम करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, क्योंकि 24 साल पुराना ये घटना है। और लाल किला जो है ना, हमारे देश का शान है, आन बान शान है। जब हम लोग छोटे थे, या जो आजकल छोटे बच्चे होंगे, वो अपने टेक्स्ट बुक में लाल किला को देखते होंगे। जैसे मैं दिल्ली नहीं रहता था बचपन में, कहीं और, तो मैं किताबों में लाल किला को देखा करता था कि अच्छा यहीं पर जो है ध्वजारोहण किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 अगस्त को। तो ये बड़ा गौरव का विषय है, यह किला जो हमारे लिए है, यह भारत की एक तरह से आप कह सकते हैं पहचान है, क्योंकि मुगल बादशाह जो हुआ करते थे वह यहीं से पूरे देश का शासन चलाया करते थे। ठीक है, तो एक तरह से लाल किला जो हुआ वह भारत की पहचान बना, भारत की शासन व्यवस्था का पहचान बना। इसलिए आज़ादी के बाद जो है प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री जो है लाल किला के प्राचीर से ही ध्वजारोहण किया करते हैं। लेकिन कुछ आतंकियों की नज़र जो है यहाँ पर पड़ गई, और 22 दिसंबर 2000 की ये घटना है जब साजिश रचा गया और यहाँ पर जो चीज़ें किस तरह से बदल के आता है, फिर आतंकी हमला होता है, पूरा एक डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज है उसको समझ लीजिए। मोहम्मद आरिफ, जिसने एक मर्सी पिटीशन दायर किया था राष्ट्रपति के समक्ष, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। लश्कर तैयबा से संबंधित ये था, यानी कि LET से प्रतिबंधित संगठन है ये, और ये व्यक्ति जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन से जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके आधार पर, मैं अभी जब आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहा था तो राष्ट्रपति भवन का मैंने देखा कि वेबसाइट पे मैं गया तो वहाँ पर मुझे ये जानकारी मिला कि 15 मई को यह जो है पिटीशन दायर किया गया था इसके द्वारा, इस आतंकवादी के द्वारा, और राष्ट्रपति महोदया ने उस पर विचार किया और 27 मई को उनका जवाब आया कि हम आपकी जो याचिका है उसको खारिज कर रहे हैं, आपको क्षमादान नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब देखिए कन्फर्म हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उससे पहले पूरी घटना को एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक जानकारी और दे दूं कि दूसरी बार ऐसा हुआ है दूसरे केस में, जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है, दूसरा केस ऐसा हुआ है जब इन्होंने किसी व्यक्ति को क्षमादान की याचिका उसका खारिज कर दिया गया हो इनके द्वारा, और फांसी की सजा को इन्होंने बरकरार रखा हो। इससे पहले आपको मैं बता दूं, अप्रैल 2023 का एक घटना है जो कि नागपुर वाला मामला था। 4 साल की एक बच्ची के साथ रेप करके फिर उसे पत्थर से मार के सर उसका कुचल के मार दिया गया था, वसंत संपत दुपारे। तो उसके भी जो दया याचिका दिया गया था प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने उसे भी खारिज कर दिया और फांसी की सजा को बरकरार रखा। ये दूसरा मामला अशफाक वाला है। चलिए, आरिफ का क्या है क्राइम कुंडली, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 22 दिसंबर 2000 यानी कि 24 साल अब देखिए इसका पूरा हो चुका है। तो क्या होता है कि लाल किला के परिसर में ये लोग पहुंच जाते हैं, तैनात रहते हैं। वहां पर जो तैनात सुरक्षाकर्मी हैं, खास करके राजपूताना राइफल्स थे, तो 7 राजपूताना राइफल्स के सैन्यकर्मियों पर ये लोग गोलीबारी करते हैं। 3 सैन्यकर्मी जो है हमारे देश के, वे शहीद हो जाते हैं, कई लोग जो है उसमें घायल भी होते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद जो है, लगभग 4 दिनों के बाद, दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार भी कर लिया था। अगर पूरे घटनाक्रम पर देखें तो जामिया नगर से इसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 20 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। देखिए, एक बात समझना होगा आपको कि 22 दिसंबर 2000 को यह घटना होता है। ठीक है, अब सोचिए जरा, और 4 दिन बाद ही ये गिरफ्तार भी हो जाता है। घटना के 4 ही दिन बाद ये गिरफ्तार होता है, यानी कि 26 दिसंबर 2000 को ये अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब जरा एक बात समझिए कि 20 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, यानी कि इतना डिले
चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे 21 साल ले लिए। अब यहाँ पर पुलिस के कार्यशैली पर आप निश्चित तौर पर प्रश्न उठा सकते हैं कि इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ सारा खेल वक्त का होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा अंत में आर्टिकल 32 कि कैसे आर्टिकल 32 के तहत जो है अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के ये आरिफ पहुंच सकता है और यहाँ जा कर के ये हवाला दे सकता है आर्टिकल 21 के लिए। ठीक है, जीवन के अधिकार की बात करेगा। ये सब फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान जो है देता है, हर व्यक्ति को देता है, अपराधी है उसे भी मिलता है। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जो कमी किया गया है ना, 21 साल का वक्त जो लिया गया, तो ये पूरे कार्रवाई को जो है अब कह सकते हैं कि धीमा कर दिया। चार्जशीट दाखिल जो किया गया 24 अक्टूबर 2005 को अगर देखेंगे तो आरिफ समेत 7 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया था। उसके बाद जो है दिल्ली, ये ट्रायल कोर्ट का मामला था। ट्रायल कोर्ट के बाद ये मामला जो है वह दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर के पहुंच जाता है 2007 में। दिल्ली हाई कोर्ट भी इसको खारिज कर देता है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट इस पर बातें करती है। उससे पहले समझिए लगातार याचिका ये दायर करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट खारिज करती रहती है। समीक्षा याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगस्त 2012 में खारिज कर दिया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। और फिर जो है नवंबर 2022 में, उस वक्त जो सीजीआई हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू लुलू साहब, 3 जजों की बेंच बैठती है और इसके पिटीशन को देखा जाता है और फिर ये कहा जाता है जजों के द्वारा कि नहीं, ये अपने आप में बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है। चूंकि यह देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला किया गया, इसीलिए इसकी सजा को माफ नहीं किया जा सकता है और यह कहते हुए इसके जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये मामला जो है राष्ट्रपति के पास फिर पहुंच जाता है और जैसा मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रपति साहिबा के द्वारा इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हुए फिर इसके पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ से उठता है, तो चीजें यहाँ से स्पष्ट हो गई है कि अब प्रेसिडेंट तक पहुंच चुका है। ट्रायल कोर्ट ने भी फांसी की सजा दे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा जो कि ट्रायल कोर्ट का था, और जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कई याचिकाएं वगैरह आया, सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि नहीं भाई, आपको फांसी मिलना चाहिए, आप राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। चलिए, अब उसके बाद ये एक ही तरीका बचता है कि आप पहुंच जाइए राष्ट्रपति के पास, देश के प्रेसिडेंट के पास पहुंचिए, उनसे कहिए कि वे आपको क्षमा कर दे। क्षमादान की शक्ति उनके पास है, संविधान का जो अनुच्छेद 72 है यह उन्हें शक्ति देता है। तो क्षमादान की शक्तियों को लेकर के बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रेसिडेंट ने इन्हें क्षमादान नहीं दिया है, तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट के क्षमादान की शक्ति क्या है। देखिए, आर्टिकल 72 को लेकर के बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अगर कोई दोषी उसके पास आता है जिसे फांसी की सज़ा दिया गया है, तो उस सज़ा में वो क्षमा कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, उसे राहत दे सकते हैं, सज़ा से छूट दे सकते हैं, निलंबित भी किया जा सकता है या फिर माफ़ भी किया जा सकता है। ये सारे चीज़ जो अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, उनके पद में शामिल किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह समझना होगा कि वे स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र नहीं कहने का मतलब है कि वे अपने विवेक के आधार पर अकेले ये फैसला नहीं ले सकते प्रेसिडेंट, तो फिर वो निर्भर हैं। निर्भर किन पर हैं? तो यह संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, आर्टिकल 74 इसकी बात कहता है कि इन्हें सलाह लेना पड़ेगा। और सलाह किन से लेना पड़ेगा? तो जो भी मंत्री परिषद होगा ना, वह मंत्री परिषद इन्हें बताएगा कि आपको किसी भी टेररिस्ट को या जो भी व्यक्ति जिस पर फांसी की सज़ा दिया गया है उसके सज़ा को माफ़ करना है, निलंबन करना है या सज़ा की अवधि में कम करना है। ये मंत्री परिषद को द्वारा सलाह दिया जाएगा प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट उसके आधार पर ही काम करेंगे। समझ रहे हैं? इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मारूराम वर्सेस भारत संघ का। ये 1980 का केसेज है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विवेक के आधार पर क्षमा दान नहीं दिया जा सकता है। तो ये मसला आपको यहाँ पर समझना है। और राज्यपाल के संदर्भ में ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 161
जैसे मैंने कहा कि अनुच्छेद जो है 72 आर्टिकल 72 जो है वह प्रेसिडेंट के संदर्भ में है क्षमादान की शक्ति। उसी तरह अनुच्छेद 161 जो है वह राज्य के राज्यपाल को दिया गया है क्षमादान की शक्ति। उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के पास जो है क्षमादान के लिए याचिका देना होगा। ये तो हो गई सारी बातें यहाँ पर कि क्या कैसे हो सकता है। अब आगे जरा बात करते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि फांसी की सजा दे दिया गया लेकिन बाद में फांसी की सजा में तब्दीली हो गया, तो इसको समझ लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि फांसी की सजा मिला और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 1993 के दिल्ली ब्लास्ट मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच जाता है। जैसे अब ये मामला है मोहम्मद आरिफ, अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप देखना कुछ ही दिन में यह जो है वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि राष्ट्रपति ने इन्हें क्षमा नहीं दिया है, तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक ही तर्क ये भी देगा, और ये तर्क क्या देगा कि सजा मिलने में मुझे बहुत वक्त लगा है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये बहुत टाइम टेकिंग हुआ है, बहुत टाइम लग गया है और इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ, ये अपने आप को पीड़ित बताएगा सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी ये हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में इस आधार पर बदल दिया क्योंकि उसकी दया याचिका खारिज होने में 8 साल का वक्त लग गया था। यानी कि दया याचिका जो दिया था उसने प्रेसिडेंट के पास, उसमें 8 साल का वक्त लग गया था खारिज होने में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको राहत देते हुए नजर आई थी। एक और केस की अगर मैं बात करूं तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी की हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन बाद में इसे भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मानते हैं तो 2022 में देश भर की अदालतों ने 190 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं 51 दोषी ऐसे भी थे जिनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक अवसर मोहम्मद आरिफ के पास और है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। एनसीआरबी के अगर डेटा के अनुसार देखते हैं तो 2001 से 2022 के बीच 22 सालों में 2881 दोषियों को फांसी की सजा अभी तक सुनाई गई है। ये देखते हैं भारत के जो प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर के और अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन तक हम देखेंगे कि उनके पास जो है मर्सी पिटीशन कितना गया और कितने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया या फिर डिस्पोजल हो गया। देखिए अगर हम केस स्टडी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के पास देखते हैं 1950 से 1900 लगभग जो है ये 12-13 साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। इनके पास जो मामला गया उसमें एक इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट जो है 180 किया था और डिस्पोजल उसमें से 181 हुआ था। अगर इसके बाद में एक नाम पर और आपको चर्चा करना चाहूँगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चूँकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे तो ये जो दया याचिका कई बार दिया गया इनके पास, इसको लेकर के कई बार विवाद भी आ गया था, ठीक है, क्योंकि सरकार के मत से ये कई बार सहमत नहीं हुए थे। 2002 से 2007 तक 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। एक को इन्होंने रिजेक्ट किया था, एक जो एक्सेप्ट किया था और डिस्पोजल 2 हो पाया था। इसके बाद अगर मैं देखूं रामनाथ कोविंद साहब का भी देख लेते हैं, इससे पहले हैं 2017 से 22 5 साल तक राष्ट्रपति रहे और 6 जो है इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद जो है एक्सेप्ट इन्होंने 0 किया था और 6 डिस्पोजल हुआ था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने कहा 2022 से अभी तक ये प्रेसिडेंट हैं और अभी तक में देखेंगे तो 2 मामला इन तक पहुंचा है। मैंने एक मामला मैंने आपसे पहले कहा था कि वसंत संपत दुपारे नागपुर वाला मामला, तो उसको भी उसकी भी दया याचिका को इन्होंने खारिज कर दिया था और दूसरा केस जो है ये मोहम्मद आरिफ वाला है, तो 2 को इन्होंने खारिज कर दिया, 0 एक्सेप्ट है और डिस्पोजल जो है वह दोनों के दोनों मामला हो चुका है। कितने दोषियों को हुई फांसी की सजा, इसमें जरा हम चलते हैं। और अगर 2001 का देखेंगे तो 2001 में 106 लोगों को फांसी की सजा दिया गया, 2005 में 164, 10 में देखेंगे तो 97, ये 5-5 साल का लेकर के एनसीआरबी ने रिपोर्ट दिया है। 15 में 101, 20 में 94 है और 2022 में 190 है। अब 25 में ये आंकड़ा आएगा, 2025 में अगले साल, तब हम देख पाएंगे इसे। 20 सालों में 8 को फांसी मिला है। धनंजय चटर्जी 14 अगस्त 2004 का ये मामला है, ठीक है, और बंगाल से जुड़ा हुआ मामला था, फांसी की सजा दिया गया। अजमल कसाब 21 नवंबर 2012, ये जो मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, उससे जुड़ा हुआ मसला है। अफजल गुरु 9 फरवरी 2013, उसको फांसी दिया गया। याकूब मेनन
30 जुलाई 2015। इसको तो बचाने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाज़ा खोला था, लेकिन फिर भी फांसी की सज़ा दिया गया। निर्भया के दोषियों को फांसी, आप जानते हैं निर्भया वाला मामला जो था, 20 मार्च 2020 को फांसी मिला है मुकेश सिंह को, अक्षय ठाकुर को, विनय शर्मा और पवन गुप्ता। एक जो दोषी इसमें से था वो नाबालिग निकला, इसीलिए उसे फांसी नहीं दिया गया, अन्यथा उसे भी फांसी दिया जाता। अब एक प्रश्न आपके समक्ष मैंने छोड़ा था और मैंने कहा था कि अब जो है मोहम्मद आरिफ के पास अभी भी एक चांस है, यानी कि एकमात्र तरीका है जिस तरीका का यदि इस्तेमाल हो गया और वह सटीक बैठ गया तो उसकी फांसी की सज़ा बच सकती है। नहीं तो मान के चलिए कि मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक अगला वो व्यक्ति होगा जिसे भारत की कानून व्यवस्था के तहत फांसी की सज़ा दी जाएगी और अगले कुछ महीनों में, वर्षों में आप ये देख पाएंगे। अब वो क्या तरीका है, बचने का तरीका मैं कह रहा हूँ, बचने का एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में बातें इसके लिए किया गया है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल डाले गए हैं। अगर आप देखेंगे सही से तो 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद है ये फंडामेंटल राइट्स के विषय में बताता है। ठीक है, विशिष्ट के बारे में कहा जाता है कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि 14 से लेकर के 32 तक जो है वह विशिष्ट फंडामेंटल राइट्स है। तो 32 को लेकर के चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 32 यहाँ पर जो है एक मौका देता है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि रिट याचिका दायर कर सकते हैं और रिट याचिका कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं तो आज वहां नहीं जाऊंगा। तो 5 तरह के रिट याचिका हैं और पांचों तरह के रिट याचिका में इसका उपयोग करते हुए यह व्यक्ति मोहम्मद आरिफ जो है वह कहां पहुंच जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके क्या होगा कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब समझिए यहाँ ये क्या कहेगा। अब देखिएगा, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ ये बोलेगा जब भी ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये कहेगा मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इससे पूछेगी फिर कि आपके मौलिक अधिकार का क्या उल्लंघन हुआ, तो ये बोलेगा क्या कि जो सजा वाला मामला है ना, इसमें बहुत देर हुआ है। ये हवाला देगा कि ये मामला जो है देखिए पूरे 24 साल तक लगा रहा और इसमें मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होता रहा, इसीलिए जो है मेरी सज़ा को फांसी से हटा करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। ये हवाला देगा ये सुप्रीम कोर्ट में। यही बात देखिएगा, जिस दिन भी पिटीशन लेके पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट यही बात कहेगा और फिर एक आर्टिकल का और हवाला देगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के तहत ही है, वो है अनुच्छेद 21 यानी कि राइट टू लाइफ की बात करेगा। जीवन का अधिकार के तहत ये कहेगा कि ये जो है गर्ममय जीवन के लिए किसी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, इसमें मुझे मानसिक प्रताड़ना हुआ है, 24 साल तक मैं इसे उलझा रहा, इसीलिए मुझे जो है फांसी की सज़ा ना दे करके उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका मामला जो है उस पर संज्ञान ले लेती है, विचार कर लेती है, तब तो इस व्यक्ति को फांसी का सज़ा नहीं मिलेगा और उम्र कैद में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और उम्र कैद में यह भी हो सकता है कितने वर्षों का, या फिर आजीवन अंतिम सांस तक इसे जेल में ही रहना पड़े, या फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं माने, इसकी याचिका को खारिज कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसकी बहुत सारी याचिकाओं को खारिज किया है, मैंने आपको बताया ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया, तब ये तय हो जाएगा कि इसे फांसी दे दिया जाएगा और फिर इसको फांसी देने के लिए तारीख जो है वह तय कर दिया जाएगा और फिर इसे फांसी देने की व्यवस्था जो आगे की प्रक्रिया है वह किया जाएगा। तो फिलहाल तो यही मसला है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस पर एक प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं मोहन भागवत, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? रेड फोर्ट अटैक केस में जो अब फैसला आया है, 24 साल का विलंब लगा है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी? ऐसे व्यक्ति जो सीधे तौर पर साजिश में शामिल हैं, जिसके वजह से 7 राजपूताना राइफल्स के हमारे 3 सैन्यकर्मी जो है शहीद हो गए हमारी सुरक्षा करते हुए, लाल किला की सुरक्षा करते हुए, क्या ऐसे व्यक्ति को इतने दिन तक रखना चाहिए या इसे बहुत पहले ही फांसी मिल जाना चाहिए? और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आगे कदम लेने वाली है, इस पर भी बताइए। ये विचार भी दीजिए कि क्या राष्ट्रपति महोदया ने सही फैसला लिया, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है संवैधानिक तौर पर कि वह क्षमादान दे सकती थी, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं किया और इसे के फांसी के सज़ा को बरकरार रखा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।